वेलकम स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स विद राघव। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। पूरा चैप्टर या पूरा लेक्चर जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉल्यूशंस। तो कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर? तो हम कवर करेंगे सॉल्यूशंस। पहला टॉपिक कवर करेंगे सॉल्यूशंस की सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे सॉल्यूशंस की साइंस वर्क करती है और कैसे सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री होती है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी में जो टेबल है उसको डिस्कस करेंगे उनके एग्जांपल्स के साथ। फिर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर हम क्या क्या मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन जो बनता है वो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। किससे बनता है सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो हम जो सॉल्यूट की मात्रा है सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनका जो कंपोजिशन है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में, और कंसंट्रेशन भी कई तरीके से डिस्क्राइब करी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस होते क्या हैं? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स। क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस एंड आर मोनोफेसिक। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। मतलब ऐसे मिक्सचर की जब आप दो कंपोनेंट्स को आपस में मिलाएंगे तो वो इस तरीके से एक दूसरे के अंदर घुल जाएंगे कि हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट का पार्टिकल कौन सा है। उसके बाद हमें बताया है कि सॉल्यूशन हमारा मोनोफेसिक होता है। सॉल्यूशन हमारा मोनोफेसिक होता है कहने का मतलब है कि हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी भी स्टेट में लें, हम जो कंपोनेंट्स मिला रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए वो किसी भी स्टेट में लें, चाहे हम उनमें से किसी एक को सॉलिड लें किसी को गैस लें, लेकिन हमें जो ओवरऑल सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एक फेज का मिलेगा। या तो वो सॉलिड मिलेगा या वो लिक्विड मिलेगा या वो गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस हमारे होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशंस का जो कॉम्पोजिशन होता है, सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन होता है और उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, किसी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कैसी होती हैं? वो होती हैं यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे के पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म रहती हैं। जो प्रॉपर्टी हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन, और हमने चीनी को पानी में अच्छे से घोल दिया, तो जो चीनी का ऊपर वाला पानी हम निकालते हैं एक चम्मच से ऊपर से उठा लिया, तो जितना मीठा ऊपर वाला पानी होगा ऐसा ही टेस्ट नीचे वाले पानी का होगा, बशर्ते कि हमने डिसोल्यूशन अच्छे तरीके से किया हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूशंस में डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हम एक कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं और एक हम सॉल्वेंट कहते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की। किसकी बात कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स लेने के बाद हम उन्हें मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें हम एक कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं और दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं। एक कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं और दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट होगा? तो जो कंपोनेंट इन दोनों कंपोनेंट्स में से जिस कंपोनेंट को हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और जिसे कम मात्रा में लिया जाता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। तो हम जनरली डेफिनेशन लिखेंगे सॉल्यूट की, कि कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट इन सॉल्यूशन हैविंग लेस अमाउंट लेस अमाउंट देन द अदर component देन द अदर component। मतलब
मतलब कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन में जो दूसरे कंपोनेंट के मुकाबले मात्रा में कम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट हमारा वो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट इन सॉल्यूशन हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट की अमाउंट मैक्सिमम होगी, ठीक है, देन ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, देन ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। तो देखो सीधा आपको याद रखना है कि हमारा सॉल्यूट वो है जिस कंपोनेंट को हम कम मात्रा में लेते हैं, और सॉल्वेंट वो है जो सभी सॉल्यूट सभी दूसरे कंपोनेंट के मुकाबले जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे आता है कि जब हम बात करते हैं, हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर, जिसका मतलब हमने ऊपर डिस्कस किया कि भैया उसकी प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन जो है वो कैसा रहेगा, थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहेगा। एक वर्ड हमने यूज किया मोनोफेसिक। मोनोफेसिक वर्ड का मतलब होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा उसका एक फेस होगा। क्या होगा? हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो मोनोफेसिक होगा। मोनोफेसिक होगा मतलब वो डिपेंड नहीं करता कि आपने सॉल्यूट जो है वो सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है या गैस लिया है। जो हमारे सॉल्यूशन का फेस है, जो स्टेट है, वो डिपेंड करेगी हमारे सॉल्वेंट के स्टेट पर। तो सॉल्वेंट की जो भी स्टेट होगी, सॉल्वेंट की जो भी फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जो भी फिजिकल स्टेट होगी विल डिसाइड द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। वही सॉल्यूशन की स्टेट को डिसाइड करेगी। क्या करेगी? वही सॉल्यूशन की स्टेट को डिसाइड करेगी। तो जिस भी स्टेट में हमारा सॉल्वेंट होगा, हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट वही निकल के आती है। ये पढ़ते हैं हम सॉल्यूशंस के अंदर। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि जी हमारे सॉल्यूशंस कितने तरीके के होते हैं। तो हम सॉल्यूशन के टाइप्स या प्रकार 9 तरीके के मानते हैं, इस बेस पर कि हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या ली है। हमने क्या किया कि हमने हर चीज को हर तरीके से रख के देखा। हमने हमने सॉल्यूट को गैस, लिक्विड और सॉलिड रख के देखा, और सॉल्वेंट को सारे टाइम गैस लिया। ऐसे ही लिक्विड के लिए, ऐसे ही सॉलिड के लिए। यहां पे हमने क्या किया, हमारे 3 तरीके के तो होते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन गैसियस है, मतलब उसका जो सॉल्वेंट होगा, मतलब सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा वो गैस फेस में होगा। लिक्विड सॉल्यूशंस भी 3 तरीके के होते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का जो फेज है वो डिसाइड करता है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का फेज यहाँ पे लिक्विड होगा। और हमारे आते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, ये भी 3 तरीके के होते हैं। इनमें भी हमने क्या लेना है, इसमें भी हमने सॉल्वेंट लेना है कि जी सॉल्वेंट जो है वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो हमने क्या किया कि एक बार गैस को हमने गैस में मिलाया, लिक्विड को सॉल्यूट की तरह लिया और गैस में मिलाया, सॉलिड को सॉल्यूट की तरह लिया और गैस में मिलाया। ऐसे ही हमने यहाँ पे गैस को लिक्विड में मिलाया, लिक्विड को लिक्विड में मिलाया और सॉलिड को लिक्विड में मिलाया। यहाँ पे हमने फिर से क्या लिया, सॉल्वेंट हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट गैस है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है। ऐसे हमने 3 बार सॉल्वेंट सॉलिड लिया और उसके अंदर हमने सॉलिड डाला, लिक्विड डाला और गैस डाला। और इस तरीके से हमारे बनते हैं 9 तरीके के सॉल्यूशंस। तो अब आप एक चीज याद रखना, आपको एक चीज देखनी है, आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सॉल्यूट की स्टेट है वो डिफाइन नहीं कर रही सॉल्यूशन की स्टेट को। कौन डिफाइन कर रहा है? डिफाइन कर रहा है सॉल्वेंट की क्या स्टेट है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है तो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। और अगर हमारा सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो गैस है तो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन। अब इनके एग्जांपल्स आते हैं।
तो देखो, आपको ये एग्जांपल चूंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं, आपको वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। जैसे उसने पूछ लिया कि अमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम किसका एग्जांपल है, कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जिसके अंदर जो मरकरी है वो लिक्विड है, जो मरकरी है वो लिक्विड सॉल्यूट है, और जो सोडियम है वो हमारा सॉलिड सॉल्वेंट होगा। तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं फिर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स की, किसकी, कि हम कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं। या हम बात करें कि कॉम्पोजिशन जो होता है, एक्चुअली कॉम्पोजिशन क्या है। कंपोजिशन ये है कि आपने एक दाल बनाई, दाल का मिक्सचर बनाया, आपने 1 किलो दाल डाली मसूर की, 1 किलो दाल डाली आपने मूंग की। तो यहां आपको पता है कि आपने दोनों दाल के 1-1 किलो जो है अमाउंट ली है, वही कॉम्पोजिशन है। ऐसे ही हम सॉल्यूशंस के कॉम्पोजिशन पता करते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है। वो सब आते हैं हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स की फॉर्म में। अब हम दो तरीके से पता कर सकते हैं किसी चीज को। कैसे, एक तो होता है क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिवली। अब देखो, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ पता है कि आपके पास दो दाल के मिक्सचर्स हैं, एक में आपने ज्यादा मूंग दाल डाली है, एक में कम मूंग दाल डाली है। तो जिसमें आपने ज्यादा मूंग दाल डाली है उसे आप कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें आपने कम मूंग दाल डाली है उसे कहेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। अगर मैं बाइनरी मिक्सचर की बात करूं अगर मैं बाइनरी मिक्सचर की बात करूं तो उसमें हम बात करते हैं कि हमारी सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी और डाइल्यूट में सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी। लेकिन जब भी हम ये टर्म्स डिफाइन करते हैं, ये हम रिलेटिवली डिफाइन करते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, लेकिन उससे भी ज्यादा कंसंट्रेटेड कोई सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, तो वो सॉल्यूशन जो कंसंट्रेटेड था अब वो डाइल्यूट हो जाएगा उसके रिलेशन में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने दो बीकर्स लिए, हमने क्या लिया, हमने दो बीकर्स लिए, ठीक है। हमने दोनों बीकर्स में क्या डाला, 1 लीटर पानी डाला। क्या डाला, 1 लीटर पानी लिया हमने दो बीकर्स के अंदर। अब इसके अंदर तो मैंने 10 ग्राम शुगर डाली, इसके अंदर क्या डाली, इसके अंदर हम डालते हैं 10 ग्राम शुगर, और अगले वाले के अंदर मैंने 100 ग्राम शुगर डाली, 100 ग्राम शुगर डाली। तो इन दोनों को जब मैं रिलेशन में पढ़ूंगा, लेट सपोज दिस इज सॉल्यूशन ए और ये सॉल्यूशन है बी, जब मैं इनको रिलेशन में पढ़ूंगा, रिलेटिवली पढ़ूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो ज्यादा है सॉल्यूशन बी के अंदर। तो जो बी सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है ए के रेस्पेक्ट में, और जो ए सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है बी के रेस्पेक्ट में। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे कौन सा है, बी। किसके रिस्पेक्ट में है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यहाँ पे ए है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो है ए इज डाइल्यूट सॉल्यूशन इन रिस्पेक्ट विद बी। तो ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। फिर आती है कि अब हम ऐसे कौन से तरीके निकालें जिनसे हमें पता चलेगा कि जब हम सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम अमाउंट्स या फिर कंसंट्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट नंबर कैसे पता चलेगा कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर कितना प्रेजेंट है, या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट कितना प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं, कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें आता है हमारा मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन। इसी लेक्चर में हम आगे इन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूले देखेंगे और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें मास परसेंटेज। देखो, मास परसेंटेज को मैं आपको बताता हूं एक सिंपल फॉर्मूले से, एक सिंपल ट्रिक से। क्या आपको परसेंटेज निकालनी आती है? क्या हम मार्क्स की परसेंटेज नहीं निकालते थे? तो परसेंटेज निकालने में हम क्या करते थे कि भाई, जो टोटल जिस चीज में से हमने कुछ ऑब्टेन किया, जैसे मैं मार्क्स की बात करता हूं, जैसे मैं रिजल्ट की बात करता हूं, कि लेट सपोज आपका साइंस का एग्जाम था, आपका साइंस का एग्जाम था,
जो मैक्सिमम मार्क्स थे एग्जाम के वो थे 100 मार्क्स। लेकिन आपने गेन कितने किए? आप एग्जाम देने गए और आपने उस एग्जाम में मार्क्स गेन किए 80 मार्क्स। तो आपको परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं कि जी ऑब्टेन्ड मार्क्स जो कि मेरे आए 80, कितने मार्क्स का पेपर था 100 गुणा 100, तो ये 80% आ गया। 80% आपका क्या आ गया? आपका परसेंटेज आ गया नंबर के बेस पर। वही परसेंटेज तो हमें निकालना है मास ऑफ द मास के बेस पर, कि किसी सॉल्यूशन में कोई कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है, कितने परसेंट वो बाय मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जैसे वहां पे आया था ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन जैसे वहां पे आए थे टोटल मार्क्स कितने थे एग्जाम में, मल्टीपल ऑफ 100। तो यही हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। यही हमारा क्या होता है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें ना हमें बता रखा है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि मास परसेंटेज से जो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में। ठीक है, कहाँ उसका एग्जांपल भी दे रखा है कि कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है वो 3.62% W/W सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन होता है पानी में। कितना? 3.62%। 3.62%। अब क्योंकि यहां पे दे रखा है 3.62% W/W और आपको पता है कि कोई भी चीज 100% होती है, तो 3.62% का मतलब हुआ कि 3.62 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम। 100% में से 3.62% है ना, तो 3.62% मतलब 3.62 ग्राम प्रेजेंट है सोडियम हाइपोक्लोराइट कितने सॉल्यूशन में। कितना ओवरऑल परसेंटेज है? 100%, तो कितना सॉल्यूशन हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे जो ये लिखा हुआ है कि 3.62% W/W की 3.62 ग्राम ऑफ वॉट? ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट NaHClO3 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ सोडियम हाइपोक्लोराइट का मास है ये। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3.62 ग्राम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट कितने पानी में? तो बचा हुआ पानी बचा, अगर आप पानी नहीं कहेंगे तो ये होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। या आपको जब भी W/W दे रखा हो तो इसका मतलब है कि जो परसेंटेज दे रखा है वो हमारा सॉल्यूट का मास है, और जो सॉल्यूट का मास है, और जब हम सॉल्यूट के मास को 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा मास निकल के आएगा XYZ, वो मास जो होगा वो हमारा सॉल्वेंट का मास होगा। किसका मास होगा? वो हमारा सॉल्वेंट का मास होगा। ठीक है, समझ में आया? जब भी आपको किसी चीज का मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन के अंदर, आप सॉल्यूशन का टोटल मास नीचे लिखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जिसका मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है मास परसेंटेज पे। लेट्स सी, देखो पूरा का पूरा जो है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला लगाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसने पूछा कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, वो बेंजीन का मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमें बताना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हमें बताना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बताना है हमें मास परसेंटेज किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। एनी डाउट? नो प्रॉब्लम, और डाउट होगा भी नहीं, सीधा दे रखा है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 1, तो कितने ग्राम बेंजीन है? 22 ग्राम बेंजीन है। इज डिसॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, उस सॉल्यूशन के अंदर 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो हमारा एक सॉल्यूशन बन रहा है, हमारा एक सॉल्यूशन बन रहा है जब हम 22 ग्राम बेंजीन ले रहे हैं, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, और 122 ग्राम हम क्या ले रहे हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ओवरऑल मास कितना हुआ? टोटल मास 144 ग्राम।
ओवरऑल मास कितना हुआ 144 ग्राम। तो भैया पूरे मास से डिवाइड कर देंगे 144 ग्राम से इधर और 144 ग्राम से इधर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब सिंपल गुणा और भाग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर, हमारे पास आ जाएगा इनके मास परसेंटेज। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको पते होने चाहिए फॉर्मूलाज। एक मिनट गाइस। ओके, ठीक है। अब मास परसेंटेज के बाद देखते हैं कि हम कौन सी कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब है हमारा मोलैरिटी। तो मास परसेंटेज में हम मास में खेल रहे थे कि जिसका मास परसेंटेज पूछा था उसका मास ऊपर रख दो सॉल्यूशन में से निकाल के, पूरे सॉल्यूशन का मास नीचे रख दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मोलैरिटी में क्या करते हैं, मोलैरिटी में आपसे पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। अब आप खेलेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, सॉल्यूशन का मास नहीं। अब सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उसका मास नहीं, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उसके मोल्स, और पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर हम खेलेंगे। और हमारा यहाँ पे मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यही कहता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है मोलैरिटी का कि जी मोलैरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमारे सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है लीटर में। अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, वो होगा जो भी हमें हमारे सॉल्यूशन के अंदर वेट दे रखा है सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो ये हो जाएंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको ये एक चीज ये और कंफ्यूज करता है कि ये आपको लीटर की जगह सॉल्यूशन किस में देता है, मिलीलीटर में देता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे या उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो अब हम मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो ml में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर 1000 की। तो ये होता है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने जो चीजें थी उन्हें थोड़ा और डीप में बताया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, और आप इन फॉर्मूला को लगा के आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला तो आपको रटने पड़ेंगे, और रटने के साथ साथ रटना क्या पड़ेगा कि किसके बाद क्या आता है, और समझना पड़ेगा कि किसमें क्या रखना है। तो ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। अब जैसे वहां पे हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जब हम मास परसेंटेज की बात कर रहे थे, जब हम मास परसेंटेज की बात कर रहे थे जब हम मास परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम दिखा रहे थे कि मास परसेंटेज का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ऐसे ही हमारा मोलैरिटी का प्रेजेंटेशन होता है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन होता है हमारी मोलैरिटी का। जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। जब आपको कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो एक्वस है, उसमें पानी भी है। तो 0.25 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हमारे जो मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो 0.25 मोल्स हैं। किस चीज के अंदर है आपको पता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो किसमें, 1 लीटर पानी में, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि हम पूरा वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन में आपको ये याद रखना है। अब ऐसा नहीं है, आपको कुछ भी दे सकता है। वो मान लो आपको दे दिया उसने 0.83 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl
ठीक है। HCl नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। मैं नॉन पोलर का लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा ध्यान रहे। हम लेते हैं, लेट सपोज हम लेते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन इन बेंजीन, दोनों नॉन पोलर हैं, आराम से सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 0.83 मोल्स किसके, एंथ्रासीन के प्रेजेंट हैं। हमारे पास 0.83 मोल्स एंथ्रासीन के प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है मोलैरिटी का। अब मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपको किसी सॉल्यूशन के अंदर वेट दे रखा है किसी चीज का, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, उसी के मोलर मास से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है, तो आप 1000 से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलैरिटी। हमें मोलैरिटी पूछी है, देखो बहुत आसान, हमें पूछा उसने मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन हमें तो यहाँ ml में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो देख लो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो वो ऐसे निकलेंगे कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना वेट दे रखा है, 5 ग्राम। क्या मैंने ये बताया था कि ये भी जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, तो वो हो जाएगा वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चूंकि हमें यहाँ पे दे रखा है ml में, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 की, कर दो। तो हमने लिखा 5 मोलर मास कितना होता है NaOH का, तो NaOH का मोलर मास होता है NaOH, तो 23 के समथिंग होता है सोडियम का, 16 के समथिंग होता है ऑक्सीजन का, और एक होता है हमारा हाइड्रोजन का। तो ये कितने हुए, 6 3 9 और 1 10 की 0, 2 1 3 और 1 4, 40। तो 40 ग्राम इसका मोलर मास हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा 450 ml सॉल्यूशन, तो कितना है 450। तो 450 की मल्टीपल कर देंगे यहाँ, क्योंकि वो ml में है तो 1000 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ऊपर। और इसे सॉल्व करने के बाद, इन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो आंसर पे फोकस करने की वजह, फोकस करो आपको क्या दिया हुआ था, कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, और आपको याद रखना है कि किस यूनिट में है वो, ml में है, लीटर में है, आपको ग्राम दे रखे हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, समझ गए। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो इतने में आ जाएगा इसका आंसर। 2 स्टेप क्वेश्चन था, 2 स्टेप का आंसर था इसका। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी भी एक टर्म है। अभी तक हम किस किस में खेले, हम मास परसेंटेज में खेले, मास और मास में। हमने मोलैरिटी की बात करी, उसमें हमने खेला नंबर ऑफ मोल्स के साथ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के साथ। मोलैलिटी में हम खेलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो सेम है, लेकिन नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में सॉल्वेंट का मास। तो यहां से हम फॉर्मूला निकालते हैं मोलैलिटी का। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, देखो जी, मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है स्मॉल, इसे हम पहले डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम से। तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से नोट करते हैं। ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर, केजी के अंदर। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स मैं आपको बता चुका हूं। मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NS है। अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में दे रखा है, कितना दे रखा है, लेट्स सपोज W2 ग्राम दे रखा है, तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, व्हेन व्हेन मास
of solvent is is given in ग्राम। जब हमें मास किस में दे रखा है, जब हमें मास यहाँ ग्राम में दे रखा है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे भी आपको जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है उसको रिप्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का एक तरीका दे रखा है। मान लो आपको 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। अब यहाँ पे फिर से वही है कि हमें नहीं बता रखा सॉल्वेंट क्या है, तो जब भी बता नहीं रखा होता सॉल्वेंट क्या है तो हम हमेशा उसे एक्वस सॉल्यूशन मानते हैं। हम मानते हैं कि उसमें सॉल्यूट के साथ वाटर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सॉल्यूट के साथ मिला हुआ है वाटर, तो हम मानते हैं इसको एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब 0.25 मोलल का मतलब क्या हुआ? 0.25 मोलल का मतलब हुआ कि 0.25 मोल्स प्रेजेंट हैं किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब चूंकि मोलैलिटी होती है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो किसके अंदर प्रेजेंट है? इन 1 किलो वाटर। किसके अंदर? 1 किलो पानी के अंदर ये चीजें प्रेजेंट हैं। तो ये एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी इसी टर्म्स में गिवन होगी जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या एबनॉर्मल मोलर मासेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, दे रखा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो डेफिनेटली मोलैलिटी की बात है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे? इथेनोइक एसिड के, दैट इज CH3COOH। CH3COOH। तो हमें कितना वेट दे रखा है, वो वेट ऊपर आएगा। CH3COOH का वेट ऊपर आएगा, उसका मोलर मास नीचे आएगा। उसका मोलर मास नीचे आएगा। तो कितना वेट दे रखा है? हमें दे रखा है 2.5 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है? तो जी इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा? 2 कार्बन है हमारे पास, तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 का हुआ 24। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का हुआ 32। और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हम यहाँ प्लस कर देंगे। तो 4 4 8 और 2 10 की 0 1 और 3 3 6। 3 3 6। तो कितना मोलर मास होता है CH3COOH का? तो CH3COOH का मोलर मास होता है हमारा 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम। एक मिनट बच्चों, पानी पी लूं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। क्या हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है? क्या हमें उसका मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो हमने निकाले कितने आ गए? 2.5 अपॉन 60। उस वैल्यू को रखा यहाँ 2.5 डिवाइडेड बाय 60। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन है और उसका मास हमें ग्राम में दे रखा है। तो चूंकि ग्राम में उसका मास दे रखा है, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आएगा हमारा मोल पर केजी में। अब आपको सिंपल ये गुणा भाग करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आई कि हमने कैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और कैसे हमने ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, केजी में है तो नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या गिवन है।
अगला हमारा गिवन है मोल फ्रैक्शन। क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे? आप मोल्स की टर्म में बात करेंगे, जैसे हम मास की टर्म में बात कर रहे थे, मास परसेंटेज के अंदर। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो हम मोलैरिटी में बात कर रहे थे। हम नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मोलैरिटी में बात कर रहे थे। ऐसी मोल फ्रैक्शन में सिर्फ इतना करना है कि जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दो, और टोटल जितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उन्हें नीचे रख दो, और हमारा आ जाता है मोल फ्रैक्शन। वही वो बता रहा है। डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये जो है ये मोलैलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे इन लोगों ने मिस्टेक कर दी है, ये हटनी चाहिए थी, तो ये यहाँ पर नहीं आएगी। ये मोलैलिटी की डेफिनेशन है, सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या है हमारे पास? एक बाइनरी सॉल्यूशन, फोर बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। मान लो कंपोनेंट ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे एन ए हैं, कंपोनेंट बी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एन बी हैं। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है हम इसे शाई से डिनोट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन जिसको निकालते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे नीचे, एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही अगर मान लो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सेकंड कंपोनेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे उसके ऊपर और नीचे लिखेंगे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो यही था, यही हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन के अंदर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। देखो सीधी सीधी चीजें हैं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, और याद करने पड़ेंगे कि कौन से फॉर्मूले में किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है एक सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल 20% बाय C2H6O2 बाय मास है। क्या है? C2H6 बाय O2 बाय मास। तो आपको पता है कि जब आप मोल फ्रैक्शन में, आपको क्या जरूरत है? आपको मोल फ्रैक्शन में जरूरत है टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने की सॉल्यूशन के, और जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की, जो कि होता है C2H6O2। ये हमें दे रखा है 20%, बाय मास है तो W/W सॉल्यूशन है इसका। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है। 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल किसके अंदर है? तो ये अंदर है 80 ग्राम पानी के, इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें दो कंपोनेंट के वेट गिवन है, मोलर मास से डिवाइड कर दो, उनके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 20 बाय मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होगा? तो हो जाएगा 24 प्लस 6 और 32। तो 6 टू 8 और 8 4 12 का 2 और 1 और 3 3 6, कितना हो जाएगा? 62 ग्राम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएंगे। और हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे पानी के। पानी का वेट कितना गिवन है? 80 ग्राम। पानी का मोलर मास होता है 18। पानी का मोलर मास कितना होता है? 18। बस अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, C2H6O2। तो इसके ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स हैं NC2H6O2 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो नीचे भी मोल्स आएंगे C2H6O2 के, प्लस इसके मोल्स आएंगे पानी के, N वाटर। और ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। उससे पहले आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? उससे पहले आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ये वर्क कैसे करता है? नहीं कर रहा है सही से काम। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहा है? C2H solution containing 20% of C2H6O2 by mass
सेम क्वेश्चन है, एक मिनट में इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जब हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ से इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, अब हमारा आता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम में हम वॉल्यूम के टर्म्स में खेलेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है भैया। वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे खेलेंगे कि जिस भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है उस कंपोनेंट का वॉल्यूम ऊपर लिख दो, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 ऐड कर दो। ठीक है, फिर आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। क्या आता है, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बाद ना इस मास परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की सीरीज में एक और आता है, वो यहाँ पे स्किप हो गया है। वो होता है वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज या फिर मास बाय वॉल्यूम। क्या आता है, वो आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है जो कि होता है एम बाय वी। क्या होता है, एम बाय वी होता है। ठीक है, तो ये चीज समझनी है हमें। तो उसमें क्या करेंगे, जब हम मास यानी डब्ल्यू बाय वी की बात करेंगे या एम बाय वी, तो आप जिस कंपोनेंट का पूछा उसका मास ऊपर लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा मास ऑफ द कंपोनेंट। मास ऑफ द कंपोनेंट, नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल ऑफ 100। तो ये जो होता है ये होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये छूट गया था, अच्छा वो मुझे याद आ गया, मुझे लग रहा था कुछ तो छूट रहा है। फिर हमारा ऐसा पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो देखो, जब हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है ट्रेस क्वांटिटीज में, किसमें बहुत कम प्रेजेंट है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो हम उसे पार्ट्स पर मिलियन में हम एक्सप्लेन करते हैं। उसका फॉर्मूला आता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, ऊपर लिखेंगे, नीचे ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नीचे लिखेंगे पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर जितने पार्ट्स हैं वो नीचे आएगा, और मल्टीपल कर देंगे 10⁶ की। जैसे मान लो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5.8 ppm ऑफ वाटर, तो ये वॉल्यूम की टर्म्स में भी हो सकता है, ये मास की टर्म्स में भी हो सकता है, ये नंबर की टर्म्स में भी हो सकता है, ये मोल्स की टर्म्स में भी हो सकता है। अगर ये वॉल्यूम की टर्म्स में है तो इसका मतलब हुआ कि 5.8 ml किसका सॉल्यूशन है, ये याद रखो, ये सोडियम क्लोराइड का है। तो 5.8 ml सोडियम क्लोराइड जो है वो 10⁶ ml पानी में प्रेजेंट है। 5.8 ml। अगर मास की टर्म्स में तो इसका मतलब होगा कि 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम पानी के अंदर। अगर नंबर्स में है तो मान लो 5.8, 8 नंबर्स में है ये प्रेजेंट, जो 10⁶ पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। 5.8 पार्टिकल सोडियम क्लोराइड के जो प्रेजेंट हैं वो 10⁶ पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। मोल्स कि अगर 5.8 मोल प्रेजेंट हैं सोडियम क्लोराइड के, कितना पर 10⁶ ग्राम पार्टिकल पर 10⁶ मोल ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हम पीपीएम में चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और ये आज के लेक्चर की होती है लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। तो आपको याद रखना है कि एक्चुअली टेम्परेचर करता क्या है। तो टेम्परेचर ये करता है सॉल्यूशंस के साथ कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, कि जब भी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जिस भी सॉल्यूशन या फिर लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो करेगा एक्सपेंड। किसी भी सॉल्यूशन या फिर लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करेगा। तो वॉल्यूम कौन कौन से फॉर्मूले में होता है, जिस जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब होगा टेम्परेचर से, इसलिए वो फंक्शन होगा टेम्परेचर का। जिस जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होगा। तो क्या मोलैरिटी के अंदर आता है, आता है, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या था, एक में थोड़ा इसे सुंदर बना देते हैं,
सुंदर, आई कैचिंग सा। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन का लिखते हैं यहाँ, W/W का इधर लिख देता हूँ, W/V का लिख देते हैं इधर, V/V का लिख देते हैं इधर, और पार्ट्स पर मिलियन का लिख देते हैं इधर। ठीक है, तो अब लिखते हैं, अब थोड़ा सुंदर लगेगा ना। यस, सुंदर बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई सबसे सुंदर मेरा ही लग रहा था। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, बाय मतलब नीचे आएगा, बाय लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होता है वॉल्यूम का सॉल्यूशन। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में सॉल्वेंट का मास होता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आता है कि जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के पूरे आते हैं नीचे। ऐसे ही अगर उसने मोल फ्रैक्शन पूछा है बी कंपोनेंट का तो उसके मोल्स आएंगे ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए कंपोनेंट के प्लस बी कंपोनेंट के आएंगे नीचे। ठीक है, देखो मैं भी तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ, बढ़िया चीज। इसको हटा देते हैं, मतलब आर्ट है, आर्ट, ये तो एक आर्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेट बाय वॉल्यूम की, तो मास ऑफ कंपोनेंट जिसका W/W पूछा है उसका आएगा मास ऑफ कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। W/V आएगा मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। V/V आएगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का पूछा है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, और अच्छा इसमें 100 की मल्टीपल और है क्योंकि परसेंटेज है, इनटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ppm का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इनटू 10⁶। अब हम इनके बीच में खींचेंगे लाइन, मैं तुम्हें यही दिखाना चाह रहा था, देखो ए स्ट्रेट गई, ए ये गई सीधी लाइन, ये गई यहाँ पे, गई यहाँ पे। ठीक है, ये वाली हटा देता हूँ। तुम भी कहोगे सर कितना टाइम लगा रहे हैं, इतने महीने लिख रहा हूँ, इतने तुम ये फॉर्मूलेज देख लो, इन्हें याद कर लो, इन्हीं के बेस पे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी। वैसे मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये हो जाएगी यहाँ। देखो मैं बात कर रहा था फंक्शन ऑफ टेम्परेचर की, और टेम्परेचर सिर्फ वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, तो जिस भी फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आ रहा है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। क्या मोलैरिटी के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये दे रखा हमें वॉल्यूम मोलैरिटी के अंदर, मोलैरिटी के अंदर हमें वॉल्यूम दे रखा है, ये दे रखा। तो क्या ये टेम्परेचर का फंक्शन होगा? बिल्कुल मोलैरिटी टेम्परेचर का फंक्शन होगा। क्या मोलैलिटी के अंदर कहीं वॉल्यूम है? नहीं है, ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा। क्या मोल फ्रैक्शन के अंदर कहीं वॉल्यूम है? नहीं दे रखा, तो वो भी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा।
क्या डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मास परसेंटेज के अंदर कहीं वॉल्यूम है? वहां भी नहीं है, तो वो भी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ हमें सीधा दिख रहा है कि भाई वॉल्यूम का तो फंक्शन है, इनमें तो वॉल्यूम का रोल है, हमें मास और वॉल्यूम के अंदर खेलना है। तो ये भी वॉल्यूम का फंक्शन है, ये भी वॉल्यूम का फंक्शन है, और वॉल्यूम फंक्शन है टेम्परेचर का, इसलिए टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन में कहीं नंबर ऑफ मोल्स और के अलावा वॉल्यूम यूज नहीं होता, या पार्ट्स के अलावा, तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन भी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। तो इसकी समरी ये होती है कि टेम्परेचर का फंक्शन क्या क्या है। तो हमारी मोलैरिटी, एक तो मोलैरिटी, एक परसेंटेज वी बाय वी, एक परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, ये फंक्शन होते हैं टेम्परेचर के, ये याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।